दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स रिपोर्टर। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और खासकर वो दुश्मन जिससे आपकी दुश्मनी 60-70 साल पुरानी हो। और खासकर ऐसे दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए जिसकी जमीन पर खुद ही आप जाकर कब्जा किए बैठे हो, उसके घर मकान खेत खलियान सब पर अपनी दावेदारी ठोक कर बैठे हो, उस पर जबरन ताकत के जोर पर आपने उसके मुल्क पर उसकी सरजमीन पर कब्जा कर रखा हो, तब तो दुश्मनी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह की, हम बात कर रहे हैं फलस्तीन की, हम बात कर रहे हैं ईरान की और तमाम मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनकी। इसराइल को गले लगाने के लिए बहुत से अरब मुल्क बेताब नजर आ रहे हैं, और जब वो बेताब नजर आ रहे हैं तो उनकी बेताबी के पीछे का आलम क्या है, क्यों वो बेताब होने जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है और उसकी भूमिका भी काफी लंबी चौड़ी है। अचानक से मन में इसराइल के लिए इश्क मोहब्बत नहीं उभर पड़ा, अचानक से दिल में मोहब्बत नहीं जाग गए, बल्कि उस मोहब्बत को जबरन ठूस करके जगाया गया। और उसके लिए एक तरह से समझ लीजिए कि जासूसी सबसे घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और आज भी दुनिया में अगर किसी को ब्लैकमेल करना हो या किसी को मजबूर करना हो तो एप्स्टीन तो बहुत मामूली चीज है। जासूसी के दम पर हुकूमतें तब्दील की जा सकती हैं, जासूसी के दम पर सल्तनतें ख़त्म की जा चुकी हैं, तारीख गवाह है। खिलाफत उस्मानिया से लेकर बजंटाइन एम्पायर से लेकर के रोमन एम्पायर तक बहुत सी एम्पायर हमारी सी दुनिया में जो है रूनमा हुई हैं, उन सबको हमने देखा हुआ है, हम सब ने उनके बारे में पढ़ा हुआ है, उनकी जानकारी ली हुई है। लेकिन जो तारीख हम बात कर रहे हैं आज के दौर की, वो है लेबनान। लेबनान की वजह से ईरान ने इसराइल पर हमले किए। हमला क्यों? क्योंकि लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिण में मौजूद एक सिटी है, इसका नाम है दहिये, उस पर इसराइल ने हमला किया। यानी कुल मिलाकर बैरूत पर इसराइल ने हमला किया। ईरान ने पहले धमकी दे रखी थी कि भाई जो तुम सीज फायर वायलेशन कर रहे हो वो तो अपनी जगह, लेकिन अगर बैरूत पर तुमने हमला किया, बैरूत को तुमने टच करने की कोशिश की, तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारी बखिया उधेड़ कर रख देंगे और फिर तुम्हारे ही इलाके को हम नेस्तो नाबूद करेंगे। और बाकायदा ईरान ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बिल्कुल इसे समन जारी किया जाता है वैसे उसने ऐलान कर दिया इसराइल के नॉर्दर्न इलाके को। और ये नॉर्दर्न इलाका है कौन? वो इलाका जो साउथ लेबनान से सटा हुआ है। और साउथ लेबनान पर ही लगातार इसराइल हमले कर रहा है। और जब ईरान ने धमकी दी कि अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुमने बैरूत पर हमले की कोशिश की, चूंकि नेतन्याहू ने कह रखा था कि हम बैरूत पर अटैक करने जा रहे हैं और वहां दहिये जिले के लोग जो है वो अपना घर मकान खेत खलियान सब खाली करके हटे, हम वहां अटैक करने वाले हैं। तो इसके बाद से ही मामला बिगड़ गया, हालात खराब हो गए और ईरान ने फिर यह धमकी दे दिया कि अगर तुम ये काम करने जा रहे हो तो फिर नॉर्दर्न इसराइल के लोग भी अपना घर मकान छोड़ें, खेत खलियान छोड़ें, इलाका छोड़ें, दूर कहीं जाएं, क्योंकि हम उस इलाके को आग के शोले में तब्दील करेंगे, उस इलाके को नेस्तो नाबूद करेंगे, फिर हम भी वही काम करेंगे जो इरादा इसराइल रखता है बैरूत को लेकर के। पर अमेरिका से फोन आता है, डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं कि भाई ईरान के साथ तो हमारे अमन मुज़ाकरात चल रहे हैं, पाकिस्तान बीच बचाव में है, सालिसी कर रहा है, और अगर मामले इधर ही जंग के बहाने ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो जो अभी 2-3 महीने से वो हारमूज घेर कर बैठे हुए नाकेबंदी लगाकर, तब तो बेकार हो जाएगा। तो अब क्या तरीका निकाला गया कि अमरीकी मीडिया के हवाले से कहा गया, दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन पर खूब गालियां सुनाई है, खूब खरी खोटी सुनाई है, खूब माँ बहन वाली बिल्कुल गाली तोल दी है, और कह दिया है कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, लोग तुमसे नफरत करते हैं, आज तुम्हारी वजह से इसराइल से लोग नफरत करते हैं। भाई बात तो बिल्कुल सही है, इसराइल से पूरी दुनिया नफरत कर रही है,
इवन जो उसको प्यार करने वाले लोग हैं, उनके अपने देश के लोग जो है नफरत करते हैं। तो खैर, कुल मिलाकर नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था कि बैरूत पर हमला ना करना, बात ना बिगड़ने देना। लेकिन जब इतवार की रोज यानी 7 तारीख को बैरूत पर इजराइल ने हमला कर दिया, उसी वक्त ईरान ने भी कह दिया कि हम जवाब देंगे, बैरूत पे हमले का जवाब हम देंगे और जल्द ही देंगे, तुरंत पलटवार करेंगे। उसके बाद तकरीबन इजरायली वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के आसपास इजराइल के आसमानों पर ईरान की बहुत ही घातक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें चमकने लगीं। इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल, खासकर नॉर्दर्न इजराइल को जो है उसने टारगेट किया। जिस रमेद डेविड हवाई अड्डे का इस्तेमाल करके बैरूत पर हमला किया गया था, उस हवाई अड्डे को भी ईरान ने अपने निशाने पर लिया, उसको भी अपने टारगेट पर रखा, उस पर भी हमला किया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, कई इलाके ऐसे निकल गए जहां इजराइल की मिसाइलें हिट हुई हैं, बहुत घातक नुकसान हुआ है, लेकिन चूंकि वहां पे इजराइल में मिलिट्री सेंसरशिप है, इजराइल सरकार की मर्जी के बगैर, इजराइल की मिलिट्री की मर्जी के बगैर कोई तस्वीर खबर में शाया नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी इजराइल के चैनल 14 ने खबर चला दी, बता दिया कि साहब सामरिया में तो कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई घरों के छत तबाह हो गए, घर मकान तबाह हो गए, बड़ा नुकसान हुआ है। तो खैर, जो बातें आ गई मीडिया में सो आ गई, लेकिन और कोई नुकसान की खबर मीडिया में नहीं आ रही, ना तस्वीर आ रही है। बल्कि इजराइल की मिलिट्री और खुद इजराइल ये दावा कर रहे हैं कि साहब ईरान ने हम पर खूब हमले किए, 10-10 मिसाइलें दागी, लेकिन हमारा एक रुआ भी ना हिला सके, क्योंकि हमने तो उनके सारे मिसाइलों को रोक दिया। और जो मिसाइलें गिरी भी हैं, हमने उनको जानबूझकर रोक दिया, क्योंकि वो सादे जगह पे जाके गिरे, खाली जगह पे, उनसे कोई नुकसान होना था नहीं। तो कुल मिलाकर हमने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया। बिकॉज आई एम इजराइल, आई एम सुपर पावर। हमारे कंधे पर जो है हमारे ताऊ जी का हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, और जब तक हमारे कंधे पर हाथ है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। फिर ये भी सुनने में आने लगा कि भाई साहब, ये हमला अमेरिका के समन्वय में हुआ है, अमेरिका की मदद से किया गया है। तो खैर, ईरान ने अपना पलटवार शुरू किया, जिसके जवाब में फिर इजराइल ने भी हमला किया ईरान के एनर्जी साइट्स पर। और एनर्जी साइट्स पर जब ईरान ने हमला किया, तो ईरान ने भी पलटवार में बाकायदा हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि हाइफा ऑयल रिफाइनरी इजराइल के लिए क्या मायने रखती है, लेकिन इतना जान लीजिए कि वो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी सेंटर है, जिसको ईरान ने अभी हिट किया है, तबाह किया है। तबाही के मंजर सामने नहीं आए हैं, लेकिन ईरान ने चूंकि ये क्लेम किया है कि उसने अपने ऑयल फैसिलिटीज पर, अपने एनर्जी साइट्स पर अटैक झेला, इसलिए वो भी इजराइल के एनर्जी साइट्स को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही बाकायदा आईआरजीसी ने तो ये भी बोल दिया कि अगर दोबारा से हमारे एनर्जी साइट्स की तरफ नजर उठा के देखी गई, तो फिर खित्ते में जितने भी एनर्जी साइट्स हैं, फिर सबको नुकसान पहुंचेगा। मामला सिर्फ तुम्हारे तक ही सीमित नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है, गल्फ कंट्री में जो भी अमेरिका की मदद से बनाए गए एनर्जी साइट्स हैं, चाहे बहरेन हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, सब तो यूएस की मदद से ही बनाए गए हैं। फिर उन सबको ईरान ठोकने की शुरुआत करेगा, और ऐसा उसने इशारों की जबान में बता दिया है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि लेबनान को हल्के में लेना इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ गया। इसलिए भारी पड़ गया क्योंकि हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बैरूत पर हमला भी किया गया इसी कोशिश में कि जो हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर यानी हिजबुल्लाह के चीफ हैं नईम कासिम, उनको ख़त्म किया जाए। खैर, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को इजराइल ने मार गिराया है या नहीं, अभी इस बात कंफर्मेशन तो नहीं है, पर इतना तो जाहिर है कि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है। और ख़ासकर जब से उसने अपना FPV ड्रोन लॉन्च किया है। अब FPV ड्रोन की ये खासियत है कि वो एक ही जगह से लॉन्च कर दिया जाता है,
और वो अपने हदफ को जाकर के हिट कर देता है। उसके हिट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। वो चाहे तो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। वो दूर बैठा शख्स उसे ऑपरेट करता रहता है लाइव लोकेशन के साथ, बिल्कुल लाइव। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? नहीं साहब, इजराइल के पास अभी तक उसे रोकने का कोई तरीका है ही नहीं, बिकॉज वो ड्रोन कोई रेडियो सिग्नल नहीं छोड़ता, ना वो किसी रेडियो सिग्नल के जरिए ऑपरेट किया जाता है। उसे ऑपरेट करने का तरीका बहुत पुराने टेक्निक वाला है। उसे फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं, और ये एफपीवी ड्रोन फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ऑपरेट किए जाते हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ही ये अपने दुश्मन को ड्रोन अटैक में मार गिराता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि उसने बड़े बड़े ऑयल टैंकर उड़ा दिए। वो ऑयल टैंकर जो इजराइल के मरकावा टैंक को रिफिल करने के लिए आते थे, उनको उड़ा दिया। मरकावा टैंक तो रोजाना दो चार 5-6 उड़ा देते हैं वो लोग। खासकर मरकावा टैंक में बैठे हुए जो इजरायली फौजी हैं, उनको भी वो काफी बुरी तरीके से हिट कर रहा है, उनको भी मौत के घाट उतार दे रहा है। तो पता ये चल रहा है कि जो बच भी जा रहे हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि दोबारा जंग में हाथ सकें, खड़े हो सकें, लड़ सकें। और दूसरी बात ये है कि बेमानी जंग हमेशा बेमानी ही होती है। वो लेबनान है, लेबनान के इतने भारी भरकम इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, लेकिन पूरी दुनिया मुंह ताक रही है इजराइल के खिलाफ। मजाल है जो कोई एक लफ्ज बोल दे, चाहे यूरोप से लेकर जो लैटिन अमेरिकन हैं, कोई बोल दे, उनको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इजराइल वेस्टर्न लॉबी को फॉलो करने वाला एक कंट्री है, एक जाबिर हुकूमत है, एक जायनिस्ट है, जिनको फलस्तीन पर लाकर बैठा दिया गया। फलस्तीन के घर, जमीन, मकान, उनके पूरे इलाके पर कब्जा करके जबरन बनाया गया एक मुल्क है। खुद नेतन्याहू का खानदान पोलैंड से ताल्लुक रखता है, फलस्तीन से ताल्लुक नहीं रखता। पर देखिए, आज पूरे खित्ते में, पूरे हर इलाके पर कब्जे की कोशिश हो रही है, और कब्जे की कोशिश इसलिए हो रही है ताकि ग्रेटर इजराइल बनाया जा सके। और ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए ही सारी कोशिशें हो रही हैं। कल को लेबनान अगर ग्रेटर इजराइल बनने के लिए बेताब अगर हो जाए, मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए कि अब्राहम एकॉर्ड को ही ग्रेटर इजराइल के तौर पर देखा जाता है। दुनिया उसी को ग्रेटर इजराइल के तौर पर मान रही है। अगर इब्राहिम एकॉर्ड को ज्वाइन कर लेता है लेबनान, तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहां की हुकूमत जो है, जोसेफ औन की जो हुकूमत है, वो इजराइल परस्त मानी जाती है। पश्चिम की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है, अमेरिका परस्त मानी जाती है। काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहां पर फ्रांस का, अमेरिका का, इजराइल का, पूरे वेस्ट कल्चर का। तो जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल लेबनान भी यूएई की तरह, बहरीन की तरह इजराइल को गले लगाने के लिए तैयारी जरूर करेगा। वक्त का इंतजार कीजिए, और वक्त शायद जल्द ही आ सकता है। लेकिन लेबनान की वजह से ईरान ने इतना साबित कर दिया कि अगर खित्ते में हमला होगा, अगर लेबनान पर हमला होगा, तो इजराइल पर भी हमला होगा। और ईरान ने चेतावनी दे दी है कि दोबारा अगर लेबनान पर हमला होगा तो और भी ज्यादा करारा तरीके से जवाब दिया जाएगा, और फिर यह हमला सिर्फ इजराइल तक नहीं रहेगा, पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। आप समझ सकते हैं, जब पूरे क्षेत्र की बात की जाती है तो इसका मतलब है मिडिल ईस्ट। फिलहाल क्या कहेंगे इस एपिसोड के बारे में, इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट करें, जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।